दोस्तों 90% बच्चे गलती कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा और जो ये 10% है इनका सिलेक्शन होगा। अब आपको ये देखना है कि आप इस 90% में आते हैं जिसका सिलेक्शन नहीं होगा या फिर इस 10% में जिसका दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों 90% बच्चों को ये बात नहीं पता है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर कि एक्चुअल में जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे होता है और जो मुश्किल शिफ्ट है उसे कैसे यहाँ पर रो मार्क्स में कम नंबर मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में उनके ज़्यादा नंबर हो जाते हैं। आसान शिफ्ट वालों के दोस्तों क्या सच में ज़्यादा नंबर रो मार्क्स में होते हैं और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन में उनके कम हो जाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो मैं आपको बताऊंगा। सारे आंकड़े बिल्कुल क्लियर आपकी आंखों के सामने दोस्तों हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही दोस्तों देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे शिफ्ट लेवल, रो मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन का। तो देखिए दोस्तों बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ ना तो फिलहाल जो बच्चे हैं 90% जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे हैं भाई। देखो मेनली जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे मान के चलो कोई भी एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम होने के बाद में जो उसका नेक्स्ट स्टेज हो जाता है ना, ठीक है, तो बच्चे ज़्यादातर उस पर कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन अभी ना जो बच्चे हैं वो क्या है, नेक्स्ट स्टेज की बजाय दोस्तों क्या सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे, बहुत सारे डाउट उनके दिमाग में चल रहे हैं कि कितने क्वेश्चन पर हम सर सेफ अपने आप को मानेंगे, ठीक है, यानी कितने क्वेश्चन सही होने पर हम बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, ठीक है, स्टेज 2 के लिए। बेसिकली दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप यहां पर समझिए नॉर्मलाइजेशन का फंडा एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो आपके रो मार्क्स होते हैं वो होते हैं जो कि आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन करके आते हैं और आंसर की आने के बाद में काट पीट कर जो आपके नंबर बनते हैं दोस्तों उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रो मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में मान के चलो आपकी शिफ्ट में अगर कोई क्वेश्चन गलत है, एक दो क्वेश्चन है, तो उसके भी नंबर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसमें वो भी ऐड हो जाते हैं। वो तो सभी के बढ़ते हैं पूरी शिफ्ट वालों के। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक होता है नॉर्मलाइजेशन जिसमें आपको नंबर शिफ्ट के लेवल के अकॉर्डिंग मिलते हैं। अगर आपकी शिफ्ट का लेवल ईजी है तो आपको नंबर कम मिलेंगे, अगर दोस्तों ज़्यादा हार्ड रहा है तो दोस्तों नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये होता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों जो आपकी मुश्किल शिफ्ट आती है, मान के चलो आपने कोई एग्ज़ाम दिया या फिर आपकी 2 शिफ्ट थी, ठीक है, तो एक शिफ्ट के जो बच्चे का एग्ज़ाम लेवल था वो मुश्किल शिफ्ट उसकी आ गई, तो उसकी जाहिर सी बात है कि वो कम नंबर कर पाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने घर पर 80 क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, और एग्ज़ाम में आके आप आ गए हो 70 पर, ठीक है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है भाई। और आपका दोस्त है वो घर पर 70 करता था और यहाँ पे उसने कर दिए 90, तो कहीं ना कहीं आपकी शिफ्ट के लेवल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जो बच्चों का रो मार्क्स होता है ना मुश्किल शिफ्ट में वो तो कम नंबर होते, कम होता है क्योंकि वो अटैम्प्ट ही कम कर पाते हैं। और जो आसान शिफ्ट के बच्चे होते हैं उनका जो रो मार्क्स होता है दोस्तों वो होता है ज़्यादा। लेकिन दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन है ना वो यहाँ पर काम करता है। तो जो मुश्किल शिफ्ट वाले बच्चे हैं जिनके नंबर कम बनते हैं, क्योंकि भाई वो कम क्वेश्चन करेंगे, भाई जो मुश्किल पेपर आएगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे कम अटेम्प्ट क्वेश्चन करेंगे, और जब कम अटेम्प्ट करेंगे तो उनके नंबर भी कम होंगे। और जब आसान शिफ्ट आती है तो आसान शिफ्ट में बच्चे अच्छा अटेम्प्ट करते हैं तो नंबर भी ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनमें उनमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो जो मुश्किल शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा नंबर मिलते हैं और आसान शिफ्ट वालों को या तो मिलते ही नहीं है, अगर मिलते हैं तो ना के बराबर मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि एक शिफ्ट को बेस शिफ्ट मानकर वो लोग क्या करते हैं, जो भी शिफ्ट मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल की होती है उसे वहाँ तक वो लेके आ जाते हैं, ठीक है। मेनली जो बच्चे पूछते हैं कि सर एक्चुअल में जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं वो कितने नंबर तक बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो दोस्तों 30 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते हैं। इसे कोई कुछ नहीं कह सकता कि भाई एक्चुअल में जो नॉर्मलाइजेशन का नियम है वो क्या है। अब आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों ये कंप्लीट स्टडी गाइड है, इसके अंदर आपको मिलता है 2450 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ ही दोस्तों 3 सोल्ड पेपर विद दोस्तों चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे इस किताब के अंदर आपको जितना भी कंटेंट दिया गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका CBT 1 का एग्जाम
एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, साथ ही गणित, रीजनिंग और जीके और जितना भी कंटेंट एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ना दोस्तों, वो सारा ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इस किताब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दोस्तों इसमें आपको 0% एरर मिलते हैं, साथ ही वही चीज़ इसमें आपको मिलेंगी जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, फालतू कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों इस किताब को बहुत अच्छी टीम के द्वारा तैयार किया गया है और मेरा ये मानना है कि रेलवे एनटीपीसी के लिए इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो इस किताब को दोस्तों मंगा के पढ़ सकते हैं। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की रेलवे एनटीपीसी की और भी बुक्स आती हैं, जैसे रेलवे रीजनिंग है, रेलवे मैथ्स है और रेलवे सामान्य ज्ञान है। ठीक है, तो मैंने इन किताबों की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाकर इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। सर एक बात बताइए, मान के चलो हमारे पेपर में 100 क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, और सर मैंने 100 में से 100 के 100 अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन सर मेरे 60 तो सही हो गए लेकिन 40 गलत हो गए। तो सर जो ये 40 क्वेश्चन गलत हुए हैं, इसकी वजह से क्या मुझे नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिलेंगे? तो भाई देखो मैं आपको रियलिटी बताऊं, जो नॉर्मलाइजेशन का आपका फॉर्मूला है ना, उसमें आपके जो सही क्वेश्चन है ना वो रखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो अभी यहाँ पर जो रॉन्ग क्वेश्चन आपके हैं ना, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है। जैसे मान के चलो आपके 80 क्वेश्चन ठीक हैं, तो उसके आगे यहाँ निर्धारित अंक आता है और उसके नीचे में जो आपके सही क्वेश्चनों की संख्या है वो आ जाती है। उसके बाद इसको आप सोल्व करोगे तो जितना आएगा वो आपके नंबर दोस्तों बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में भी ऐसा कोई नियम हो कि जिसमें ये लिखा जाए कि हाँ आपके कितने क्वेश्चन दोस्तों सही हैं। ठीक है, तो गलत से कोई मतलब नहीं होता, वो सही से मतलब उसमें होता है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई एक्यूरेसी पे कोई मुझे लगता नहीं है कोई फर्क पड़े, लेकिन तुक्का मारना दोस्तों गलत हो जाता है। अगर अनजाने में आपसे क्वेश्चन गलत हो तो बात अलग है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कहीं पर भी, ये प्रोबेबिलिटी ये कहती है, संभावना ये कहती है, अगर मान के चलो कहीं पर आप 100 क्वेश्चन करते हैं अटेम्प्ट, ठीक है, तो ना चाहते हुए भी दोस्तों आपके 10 से 15 क्वेश्चन गलत ईजिली हो जाते हैं। बात को समझना, ये इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन अप डाउन होता है, या फिर मान के चलो रीजनिंग में बहुत बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि कहीं पर मान लो 2 ऑप्शन है, किसी का ए ऑप्शन सही लगता है और बी, यानी एक ही क्वेश्चन के 2 मेथड होते हैं और दोनों ऑप्शन दोस्तों वहां पर सही जो है फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए दोस्तों शिफ्ट लेवल और रो मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है, यानी मान के चलो जो आपका एग्जाम है, ठीक है, उसका इजी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, डिफ़िकल्ट, बेसिकली यही 3 लेवल होते हैं। अब जो रो मार्क्स क्या होंगे, जो कि आपके एग्जाम ने आपने दिया है, जो नंबर आपके आएंगे वो यहाँ आ जाएंगे और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, मान के चलो आपकी जो शिफ्ट है एक की इजी थी, एक की दोस्तों मॉडरेट थी और एक की डिफ़िकल्ट थी। तो इजी वाले ने कितने क्वेश्चन कर दिए, मान के चलो इजी वाले ने कर दिए हैं भाई साहब 95 क्वेश्चन, मैंने मान लिया। ठीक है, उसके बाद में मॉडरेट वाले ने थोड़ा सा मान के चलो कर दिए हैं, आप मान सकते हैं 85 क्वेश्चन मान लीजिए, और डिफ़िकल्ट वाला बच्चा कहाँ पर है, 70 पर है। इस तरीके से एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, फिर इसको मत मानना, एग्जाम्पल है। तो भाई ये जो इजी वाला बच्चा है या तो यहाँ पर ये 95 पे ही रहेगा। ठीक है, ये वाला कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, या तो इसको 90 तक ले आएंगे, ऐसा हो सकता है, इसको भी 90 तक लेके आया जाएगा और इसको भी दोस्तों 90 तक लेके आया जाएगा, तो इसके तो 5 कम हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों इस वाले के सेकंड वाले के जो होते हैं दोस्तों, यानी जिसके यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे उसके 5 बढ़ जाएंगे और उस वाले के 20 बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, यानी जो एक, या तो वो क्या कर लेते हैं, किसी को बेस शिफ्ट मान लेते हैं, तो बेस शिफ्ट के अकॉर्डिंग वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अब आपने देखा किसी के नंबर कम हुए हैं और किसी के ज़्यादा हुए हैं, लेकिन दोस्तों संभावना ये कहती है कि नंबर अब कम तो बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, यानी जिसकी शिफ्ट ईजी होती है ना उसको ऐसे ही रखा जाता है। बाकी दोस्तों कभी कभी हो जाते हैं नंबर भी कम, तो एक्चुअल में जो डाटा ये कहता है कि नॉर्मलाइजेशन का एक्चुअल जो मेथड है वो आज तक किसी को भी समझ में दोस्तों नहीं आया है, लेकिन जो भी होता है भर्ती बोर्ड अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही देती है, जो बच्चों का हक होता है वो उसको दे देती है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर मेरा पेपर तो हार्ड आ गया था, उसका ईजी आ गया, तो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं भाई, उस चीज़ का जो है आपको बेनिफिट मिल जाएगा, वो भर्ती बोर्ड अपने आप करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करते हैं अब रो मार्क्स, ठीक है,
तो रो मार्क्स मैंने आपको बताया, रोंग क्वेश्चन बताया, नॉर्मलाइजेशन भी बता दिया। अब बात ये आ जाती है कि सर अब हम क्या करें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये 90% बच्चे कौन से हैं बताता हूँ। ये 90% बच्चा वो है जो कि अब सिर्फ ये सोचने में लगा है कि मैं क्या करूँ, और ये 10% बच्चा वो है जो कि फिजिकल में लगा है। मान के चलो यहाँ पर एक बच्चा है जिसके 95 क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, और वो ये सोच रहा है अभी कि यार मेरा होगा या नहीं होगा। यहाँ पर एक बच्चा है जिसके 90 क्वेश्चन ठीक है, और मान के चलो 90 फिजिकल के लिए कट ऑफ लग गई डाउन। ठीक है, तो दोनों जाएंगे, लेकिन भाई इसने तो फिजिकल की तैयारी करी ही नहीं है, तो ये तो हो जाएगा फेल, डिस्क्वालीफाई, और इसने कर रखी है तो ये हो जाएगा पास। तो भाई जितना ज़रूरी आपका एग्जाम है ना, उतना ही ज़रूरी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट स्टेज यानी फिजिकल भी होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों आपका एग्जाम भी होता है, फिजिकल भी होता है। ठीक है, इसलिए आपको दोनों चीज़ों को एक साथ मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं डाउट वाले जो कि पेपर तो उनका हो जाएगा लेकिन वो फिजिकल नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने किसी के कहने पर फार्म भर दिया था, ना तो उनका एग्जाम होगा ना फिजिकल होगा। कुछ ऐसे हैं जिनका एग्जाम तो होगा नहीं लेकिन फिजिकल की तैयारी में लगे हैं। कुछ ऐसे हैं दोस्तों जिनका दोनों हो जाएगा। तो आपको अब ये चूज करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी में आना है। या तो दोस्तों आप इस कैटेगरी में आ जाओ। इस कैटेगरी में वो बच्चा होता है जिसे खुद पे विश्वास होता है, यानी कहने का मतलब जो आपको इसको सेफ स्कोर बताया जाएगा उस पे विश्वास करके, खुद पे विश्वास करके फिजिकल की तैयारी करना। या फिर आप दोस्तों इसमें आ जाइए, कल को जब आप हम वो बता रहे हैं आपके इतने क्वेश्चन होंगे, आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे लेकिन दोस्तों फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो भाई इच्छा आपकी है कि आपको किस कैटेगरी में आना है, और बाद में दोस्तों आप ही को दिक्कत होगी, किसी और को नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आपसे बार बार बोला जा रहा है कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, और फिजिकल में दोस्तों बहुत बच्चे पास फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं ना, आजकल सभी ना फिजिकल की तैयारी पर लोग इतना ध्यान नहीं देते। वो क्या सोचते हैं, रिजल्ट आने के बाद मैं तैयारी करूंगा, लेकिन अब फिजिकल की तैयारी का समय बहुत कम मिलता है। 10 से 15 दिन, मान लो चलो 20 दिन का भी मिल गया, क्या 20 दिन में आप कर लोगे? अब बहुत सारे ज्ञान देंगे कि हाँ कर लेंगे। भाई अब के समय में और पहले में बहुत फर्क था। पहले बच्चे फिजिकली फिट होते थे, लेकिन आजकल बच्चे जो है ना भाई फिजिकली फिट बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है पढ़ाई में उनका ध्यान रहेगा, डिजिटल चीज़ों में रहता है, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब तो बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे भी मिल जाएंगे यूपी पुलिस के अंदर ही जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, जिनसे 1 किलोमीटर भी दोस्तों नहीं दौड़ा जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट यही रहेगा कि अपनी प्रिपरेशन आप करते रहें। अगर हम सेफ स्कोर की बात कर लें तो दोस्तों देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपका स्कोर 95 क्वेश्चन बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है, और किसी की मत सुनो, फिजिकल की तैयारी करो। अगर आप दोस्तों ओबीसी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और आपके लगभग 90 से 92 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं तो अपनी फिजिकल की तैयारी कर लो। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं और 85 क्वेश्चन ठीक है तो फिजिकल की तैयारी कर लो। अगर एसटी में आते हो और 75 क्वेश्चन के आसपास ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करो। ध्यान रहे दोस्तों, इससे प्लस ही होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों हम यहीं पर बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की, जो भी फीमेल 80 क्वेश्चन पर है, जो कि दोस्तों यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ये 3 जो कैटेगरी हैं, अगर 80 क्वेश्चन बन रहे हैं तो अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। उसके अलावा जो भी एसटी पर है, ठीक है, और 70-75 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। आपका कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में अपना रो स्कोर जरूर बताना, शिफ्ट बताना। ठीक है, और आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।